अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं बच्चों। हम लोग कंटिन्यू हैं लास्ट चैप्टर्स की तरफ हमारे सिलेबस के, और लास्ट चैप्टर में हम लोग इस वक्त कंटिन्यू हैं चैप्टर नंबर 20 पे, और चैप्टर नंबर 20 का हमारे पास लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें आज हम लोग क्वांटाइज्ड एनर्जीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये जो बच्चों हम लोगों ने चैप्टर नंबर 20 में क्वांटाइज्ड रेडियाई, क्वांटाइज्ड स्पीड फाइंड की, और आज हम क्वांटाइज्ड एनर्जीज फाइंड करेंगे। ये सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो हैं, ये जो हम लोग ड्राइव कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्वांटाइज्ड एनर्जीज, इसमें जो हम एनर्जी लेवल्स फाइंड करेंगे या डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स फाइंड करेंगे, ये हाइड्रोजन एटम की होंगी, राइट। जिसमें हाइड्रोजन एटम जो है वो पॉसिबली जितनी एनर्जी स्टेट्स ले सकता है, या हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो किन किन पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट्स में जा सकता है, उन सब की आज हम बात करेंगे। उनकी हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उनका ड्राइव करेंगे, और फिर उसके रिजल्ट पे फिर हम कुछ बात करेंगे, ठीक है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो अगर हम बात करें, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है क्वांटाइज्ड एनर्जीज, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। इस चैप्टर का काफ़ी अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोग इसको प्रिपेयर करेंगे। इसमें अच्छी बात यह है कि इसका ज़्यादातर पार्ट जो है वो मैथमेटिकल है, जिसमें आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आप इस लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छा सा प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑलराइट बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर क्वांटाइज्ड एनर्जीज। तो क्वांटाइज्ड एनर्जीज जो है हाइड्रोजन एटम की, जो अगर हम बात करें, तो हाइड्रोजन एटम जो है दैट इज़ द सिंपलेस्ट एटम, और उसमें हमारे पास अगर हम बात करें तो दैट हैज़ ओनली प्रोटॉन, वन प्रोटॉन, which is also the nucleus of the hydrogen atom, and there is only one electron which moves around the nucleus, right? So one proton and one electron, that's all. This is simple situation. उसमें इलेक्ट्रॉन जो है ये ऑर्बिट कर रहा है इसको, हाइड्रोजन एटम को, और ऑर्बिट करते हुए हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ ऑर्बिटिंग अराउंड द पॉजिटिव प्रोटॉन। तो ऑर्बिट करते हुए बच्चों इसके पास जो इसकी टोटल एनर्जी होगी, हमने उस पर बात करनी है। और वो जो इसकी टोटल एनर्जी होगी, वो एनर्जी चेंज भी हो सकती है अगर ये अपनी स्टेट्स को चेंज करता है। तो अपेरेंटली बच्चों इसमें हमारे पास ये है कि इस इलेक्ट्रॉन के पास जो टोटल एनर्जी होगी दैट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। इट इज़ मूविंग अराउंड पॉजिटिव प्रोटॉन विद द स्पेसिफिक स्पीड वाला जो आप लोग लेक्चर देख सकते हैं, विच इज़ लेक्चर नंबर 4। उसमें हमने डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की स्पीड्स के बारे में स्टडी किया था कि हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड डिफरेंट होती है। तो हम ये कहते हैं द टोटल एनर्जी, अगर इसको हम यहाँ से स्टार्ट करें, टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन while moving in an orbit around the nucleus is the sum of its kinetic energy and potential energy due to positive nucleus, राइट। ये बच्चों हम इसमें इस बात से हम लोग आज के इस लेक्चर को, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हम ये लिखते हैं कि द टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हाइल मूविंग इन एन ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा अराउंड द न्यूक्लियस, इज द सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। उसमें हम लोग देखेंगे कि उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी, और काइनेटिक एनर्जी जो है ये हमें पता है दैट इज एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स स्पीड इन एनी ऑर्बिट, एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पॉजिटिव न्यूक्लियस। इस इलेक्ट्रॉन के पास दो एनर्जीज होंगी, एक बच्चों काइनेटिक एनर्जी होगी विच इज़ ड्यू टू इट्स मोशन, और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज़ ड्यू टू इट्स प्रेजेंस नियर द न्यूक्लियस। उस पर हम बात करेंगे अलग-अलग से। तो ये टोटल बच्चों इन दोनों एनर्जीज का जो सम होगा दैट विल बी द टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन। अगर इसको बच्चों में लिखूँ कि जो टोटल एनर्जी है इन एनी ऑर्बिट, ये हम जनरलाइज बात करेंगे, किसी भी ऑर्बिट में जो टोटल एनर्जी होगी ई एन
दैट विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं जनरलाइज्ड वे में कि जो ई एन है विच इज़ टोटल एनर्जी दैट इज़ इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस यू। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करें तो वी कैन राइट ई एन विच इज़ टोटल एनर्जी दैट इज़ इक्वल्स टू के ई प्लस यू, राइट। सो के ई इज़ काइनेटिक एनर्जी एंड यू इज़ पोटेंशियल एनर्जी। तो इस एक्सप्रेशन में अगर हम बच्चों दोनों एनर्जीज को फाइंड करें, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करें, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें और उसको दोनों को ऐड कर दें, तो देन वी विल गेट द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा ही करेंगे, पहले हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे और उसके बाद बच्चों हम लोग इसमें फाइंड करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं। तो इस तरह से जो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे हम, चलिए काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन बनाते हैं। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन बनाने के लिए जो हम जानते हैं कि वी नो दैट इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड दैट इज़ ड्यू टू अ फोर्स एंड दैट फोर्स इज़ कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है विच इज़ एफ सी दैट इज़ इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ रिक्वायर्ड for this electron to move around the nucleus। तो इसमें जो एफ सी जो है दैट इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। यहाँ वी के साथ एन लिखेंगे हम क्योंकि हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्बिट की, लेकिन जनरलाइज बात करेंगे कि डिफरेंट ऑर्बिट्स में या डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में तो उसमें फिर डिफरेंट स्पीड्स होती हैं इलेक्ट्रॉन की। तो वी के साथ एन लगाएंगे और उसके बाद आर के साथ एन लगाएंगे, ठीक है। आर जो है वी एज्यूम दिस इज रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट R1, for second orbit it is R2, for different. Vn is V1 for speed in the first orbit, V2 means the speed in the second orbit, etc. तो ये हो जाएगा हमारे पास बच्चों। उसके बाद हम ये बात करते हैं कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये जो कूलम्स फोर्स होगी, जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बिटवीन दिस पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। तो दोनों के बीच में, पॉजिटिव न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स होगी दैट इज कूलम्स फोर्स। और उस कूलम्स फोर्स को हम लोग फाइंड करेंगे कूलम्स लॉ से। द एक्सप्रेशन इज के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और इस एक्सप्रेशन में हम लोग Q1 और Q2 जो है इनकी जगह चार्जेस की वैल्यूज़ Q1 भी E है, Q2 भी E है। यहाँ पे जो हमारे पास प्रोटॉन का चार्ज भी E है, पॉजिटिव E है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, बट मैग्नीट्यूड लेंगे तो दैट इज़ KE ओवर आर एन स्क्वायर। आर के साथ एन लिखेंगे और फाइनली हम इसको लिख देंगे दिस इज इक्वल्स टू के ई स्क्वायर ओवर आर एन स्क्वायर। तो इसको हम कहेंगे दिस इज कूलम्स फोर्स बिटवीन पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, राइट। अच्छा बच्चों, अब इसमें हम कहते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं और हम ये कहते हैं कि दिस कूलम्स फोर्स वर्क्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स। हम लिखते हैं कूलम्स फोर्स works as centripetal force। तो जिसका मतलब जो ये है कि जो FE है दैट इज इक्वल्स टू FC मीन्स हम ये कहेंगे कि द सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्चुअली द कूलम्स फोर्स। सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv स्क्वायर ओवर mvn स्क्वायर over Rn and Coulomb's force is Ke square over Rn square। दोनों को जो है ये हम इक्वेट करते हैं। हम ये कहते हैं कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये एक्चुअली ये फोर्स मिलती है हमें कूलम्स फोर्स से, राइट। तो यहाँ पे हमने सेंट्रीपिटल लिखा है और यहाँ पे मैं फोर्स लिख दूँ ताकि आपको कैमरा में नज़र आ जाए। तो यहाँ जो सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्चुअली कूलम्स फोर्स, दोनों को इक्वेट किया हमने। सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन, कूलम्स फोर्स एक्सप्रेशन, यहाँ पे आर जो है वो कैंसिल होगा। तो जो हमारे पास आएगा mvn स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू के ई स्क्वायर ओवर आर। अब यहाँ पे जो अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें हाफ से या 1/2 से, तो हम ये कहते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1/2। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा हाफ mvn स्क्वायर इक्वल्स के ई स्क्वायर ओवर 2rn स्क्वायर। अब ये जो लेफ्ट साइड है आप देख सकते हैं इजीली, नाउ दिस इज एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी। सो दिस एक्सप्रेशन इज नाउ वी हैव काइनेटिक एनर्जी
दैट इज़ इक्वल्स टू के ई स्क्वायर ओवर 2 RN, राइट। यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास RN है, तो जस्ट 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2RN हमारे पास आएगा। सो दिस एक्सप्रेशन इज एक्चुअली kinetic energy possessed by electron when this electron is orbiting around the positive proton or the positive nucleus। ठीक है बच्चों, इतना नोट करें आप, ये हमारे पास इतना एक्सप्रेशन जो है ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन जो है ये हम कह सकते हैं। ऑलराइट, अब जो हमने बनाना है पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी हम लोग फाइंड कर सकें। तो उसके लिए जो मैं यहाँ पे इसको रेस करता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें। ऑलराइट, तो यहाँ पे आ जाते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो ये भी आपने याद रखना है, ये सारा एक्सप्रेशन यहाँ से अच्छा बच्चों, अगर हम दूसरी बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी इज़ एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हम कहेंगे दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी possessed by electron। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी possessed by electron। इस इलेक्ट्रॉन के पास इस प्रोटॉन के करीब होने की वजह से, प्रोटॉन के इन्फ्लुएंस की वजह से इस इलेक्ट्रॉन के पास एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, जिस एनर्जी को हम लोग कह सकते हैं, या जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, या सिंपली उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कह लेंगे। यहाँ पे इट इज़ अंडरस्टूड कि ये इलेक्ट्रिक है। तो उसका जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, दैट एक्सप्रेशन इज एक्चुअली, so I can write this is electric potential energy। so this electric potential energy is actually Q times delta V। ये इसका एक एक्सप्रेशन है जिससे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में ये जो Q है दैट मीन्स चार्ज, और डेल्टा V जो है दैट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू दिस प्रोटॉन। तो इसमें अगर जो वैल्यूज़ हम लगाते हैं तो we can write this one as potential energy PE। so this potential energy PE is now equals to Q times delta V, means Q is negative E, और जो delta V है which is electric potential at a point due to a point charge, this expression जो है, this expression is like KQ over R। तो दिस इज़ एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये जो मैंने ये लिखा है इसको ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ कि इसका मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, कि अगर कोई पॉइंट चार्ज हो तो उसकी वजह से किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होगा। मसलन ये जो प्रोटॉन है यहाँ पे न्यूक्लियस एज ए पॉइंट चार्ज है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसको ऑर्बिट कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन के पास इस प्रोटॉन की वजह से कितनी एनर्जी होगी, दैट इज़ इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। तो इसको अगर मैं लिखूँ तो दिस इज़ पी ई इक्वल्स नेगेटिव ई विच इज़ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड देन दिस इज़ क्यू विच इज़ ऑल्सो ई ओवर आर। क्यू मीन्स द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, दैट इज़ ई। तो इसके मुताबिक हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी फाइनल, दैट विल बी माइनस के ई स्क्वायर ओवर आर, राइट। तो यहाँ पे आर के साथ हम, ये तो जनरल फार्मूला है, आर ही रहने देंगे। यहाँ जो आर के साथ हम लोग एन लिखेंगे विच मीन्स एट अ डिस्टेंस आर एन। तो हम ये ज्यूम करते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ एक्चुअली आर एन, राइट। तो ये जो सिचुएशन है बच्चों कि इस इलेक्ट्रॉन के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है इस प्रोटॉन की वजह से, ये सिचुएशन में जो काफ़ी हद तक जो है ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की सिचुएशन के सिमिलर है। लेट्स से इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। फ़र्ज़ करें जो कि ये हमारे पास अर्थ है या कोई मैस है m, और हम जानते हैं कि अगर कोई मैस m है, स्मॉल मैस m है, और इस स्मॉल मैस m को हम लोग इस मैस से कुछ फासले पे, डिस्टेंस पे ले जाते हैं, लेट्स से इसको यहाँ रख देते हैं। सो this mass has gravitational potential energy, or that gravitational potential energy GPE can be written as equals to mgh, right, इस तरह से। अब ये सिचुएशन, और दूसरी तरफ जो ये सिचुएशन जिसमें लेट्स से कि एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इसकी सरफेस पे है, उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग कुछ डिस्टेंस पे रख देते हैं विच इज़
आर, जैसे कि यहाँ पे इस मास का डिस्टेंस था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इससे डिस्टेंस है। तो दिस इलेक्ट्रॉन हैज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ सिमिलर टू दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द मास। यहाँ पर mgh है, लेकिन इस केस में हम लोग इसको जो है वो लिख सकते हैं QED, राइट, QED लिख सकते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh के मानों में होती है, जिसमें m जो है दैट इज़ मास, g जो है दैट इज़ ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ, h जो है दैट इज़ एक्चुअली हाइट, या इस केस में ये r के इक्वल है, वट एवर। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज कितना है Q, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसकी कितनी स्ट्रेंथ है, दैट इज़ E, and how far this electron is from this proton, that is D. So these two situations are exactly similar. अब यहाँ पे जो ये जो QED है, इसकी जगह हम जो ED होता है इसको हम डेल्टा V या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कह सकते हैं। तो इस सेंस में फिर हम लोग ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh है, उस तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को Q टाइम्स डेल्टा V लिख सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट एक सिमिलर सिचुएशन से हम लोग इसको, सिर्फ आप लोग इसको याद रखने के लिए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, तो बिल्कुल इसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी QED विच इज़ Q टाइम्स डेल्टा V होती है। तो यहाँ से हम लोग ये जो पोटेंशियल एनर्जी का ये वाला जो एक्सप्रेशन है नेगेटिव KE² RN, ये वाला एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे पास दोनों एनर्जीज आ गई, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। अब हमने लेनी है टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी जो है जो उसका जो एक्सप्रेशन होगा दैट इज़ EN, दैट इज़ इक्वल्स टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी वैल्यूज़ अगर हम लगाएं तो जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है हमारे पास KE²/2RN प्लस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लगाएं तो दैट इज़ नेगेटिव KE²/RN। तो इसको दोनों को हम ऐड करते हैं तो बेसिकली ये सब्ट्रैक्ट होंगे, तो KE²/2RN नेगेटिव KE²/RN। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। अब हमने इसको जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको, इस एग्जांपल को रेस कर लेते हैं और यहाँ पे इसको मैं लिखता हूँ। तो ये जो सिचुएशन हमारे पास ये बनेगी कि टोटल एनर्जी जो होगी दैट विल बी इक्वल्स टू, दोबारा से लिखना पड़ेगा KE²/2RN माइनस KE²/RN। तो यहाँ से जो EN जो है ये हम करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। लेट्स से दिस इज़ 2RN, ये हमारे पास आ जाएगा KE² माइनस, यहाँ से हमारे पास 2 आएगा, बाकी बचेगा, तो वी विल गेट 2KE²। अब इसको जो हम माइनस करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वी विल गेट नेगेटिव KE²/2RN। तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है EN का, दिस एक्सप्रेशन इज़ फॉर टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ऑर्बिट अराउंड द पॉजिटिव प्रोटॉन पॉजिटिव न्यूक्लियस। अब जो इस एक्सप्रेशन से हम लोग टोटल एनर्जी फाइंड कर सकते थे और कर सकते हैं, जस्ट इस एक्सप्रेशन में अगर हम देखें तो K जो है दैट इज़ कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट, E जो है दैट इज़ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। और ये जो RN है दिस इज़ एक्चुअली रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। तो इसमें अगर इसका एक्सप्रेशन भी हम लगा दें, RN का जो एक्सप्रेशन हमने बनाया था उस एक्सप्रेशन को अगर हम यहाँ पुट करें तो हमारे पास एक और इससे भी एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो रिज़ल्ट है वो बन सकता है। तो देखते हैं बच्चों उसको, यहाँ से इसको मैं रेस करता हूँ या आप लोग देख लें इसको। ओके, तो इसका मज़ीद बच्चों एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हम बना सकते हैं जिसमें RN की वैल्यू अगर हम देखें तो RN जो है ये जो क्वांटाइज्ड रेडियाई होता है, और इसका जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास ऑलरेडी है। ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने बच्चों बनाया था क्वांटाइज्ड रेडियाई वाले टॉपिक में, लेक्चर नंबर 3 में, उसमें आप देख सकते हैं ये वाला एक्सप्रेशन हमने बनाया था। तो इस इक्वेशन में ये वाला एक्सप्रेशन अगर हम लगा दें तो फिर जो हमारे पास जो एनर्जी है EN दैट विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव KE²/2, और उसके साथ हम RN की वैल्यू लगा देते हैं, तो दैट वैल्यू इज़ n²h²/4π² KE²m। ये वैल्यू हमने लगा दी। अब इसको हम यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये जो 2 है इस 4 के साथ कैंसिल होगा, तो वी विल गेट 2।
तो उसके बाद हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन इसका बनेगा उसमें जो ये वाली सारी जो वैल्यू है ऊपर चली जाएगी, तो दैट विल बी -2 टाइम्स पाई स्क्वायर, राइट, दिस इज पाई स्क्वायर के, यहाँ पे भी एक के है, यहाँ पे भी के है, सो दिस विल बिकम के स्क्वायर, ई स्क्वायर यहाँ भी है, ई स्क्वायर यहाँ भी है, E4 m जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो नीचे जो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा n स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी विच इज़ 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर E4m अपॉन n स्क्वायर एच स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन की भी जो अगर हम बात करें तो इस एक्सप्रेशन में कुछ नंबर्स हमारे पास कांस्टेंट हैं, फिक्स्ड हैं। जैसा अगर इसकी मैं बात करूं तो ये सारी वैल्यू जो है, ये जो कांस्टेंट है, अगर इसको हम सॉल्व कर लें तो दिस इज़ 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर E4m अपॉन एच स्क्वायर। ये सारे नंबर्स कांस्टेंट हैं। इनमें जो 2 पाई कांस्टेंट, के जो है दैट इज़ कूलम्स कांस्टेंट, 9 टाइम्स 10 रेज टू द पावर 9, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये भी कांस्टेंट, एम जो है जो दैट इज़ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट, एच भी कांस्टेंट, राइट। सो हम इसमें इन सारी वैल्यूज़ को अगर सब्सटीट्यूट करें तो जो हमारे पास एक फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा दैट इज़, चूँकि ये 13 एनर्जी है तो ये जो बनेगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये एनर्जी होगी तो यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आएंगे, जूल्स आएंगे, फिर उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर सकते हैं। और इस एक्सप्रेशन को जो हम लोग कह सकते हैं, लेट्स से दिस इज इक्वल्स टू ई नॉट, तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है एनर्जी का बना था फाइनल, दैट इज़ ई एन इक्वल्स नेगेटिव ई नॉट अपॉन एन स्क्वायर। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो हम कह सकते हैं, दिस इज़ फाइनल एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। और इसमें ई नॉट जो है दैट इज़ कांस्टेंट, और ई नॉट जो है दैट इज़ 13.6, एन जो है दैट इज़ डिफरेंट एंड पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स जिसको हम कह सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को जो मैं इस तरह लिख देता हूँ, ई एन इज़ इक्वल टू नेगेटिव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एन स्क्वायर। तो इस तरह से भी इस एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, समझ आ गई? ये तो हो गई हमारे पास डेरिवेशन। So this derivation is for total energy possessed by electron of hydrogen atom in any energy state। चलें अब इसको यहाँ से जो मैं रेस करता हूँ और फर्दर डिस्कशन यहाँ पे करते हैं। अब जो आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन में हमारे पास n आया है विच इज़ पॉसिबल डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स। तो अब जो एक्सप्रेशन है अगर उसको मैं लिखूँ कि हमारे पास जो ई एन है दैट इज़ नेगेटिव 13.6 अपॉन एन स्क्वायर, और इसके जो यूनिट्स हैं दैट आर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। लेट्स से जो कि यहाँ पर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ n को 1, लेट्स से फॉर n is equal to 1, that means the first energy state nearest to the hydrogen atom nuclei, right, positive nuclei. So that will give us E1 equals negative 13.6 upon 1 square. So this is negative 13.6 electron volt. So this is the closest or the closest energy state of hydrogen atom, right? The first energy state, that means the closest to the nucleus. इससे close नहीं है, तो this is closest energy. This is maximum energy that electron can have close to the, when it orbits close to the nuclei, right? इस तरह जो अगर let's say मैं कहता हूँ कि n जो है वो 2 है, the next possible energy state, तो हाइड्रोजन एटम की दूसरी एनर्जी स्टेट जो हो सकती है पॉसिबल दैट इज़ -13.6 over 2 स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास n स्क्वायर है तो दैट मीन्स 2 स्क्वायर, तो दिस विल बिकम नेगेटिव 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप इसको डिवाइड कर लें 2 स्क्वायर 4 तो ये बनेगा नेगेटिव 3.4। सो दिस इज सेकेंड पॉसिबल एनर्जी स्टेट इन हाइड्रोजन एटम। इस तरह जो अगर नेक्स्ट हम बात करते जाएं तो n इज इक्वल टू 3 करें हम, तो वी विल गेट थर्ड पॉसिबल एनर्जी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट इज 13.6 अपॉन 3 स्क्वायर, दैट इज -1.51। तो दिस इज नेगेटिव 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो दीज आर डिफरेंट पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स। लेट्स से कैलकुलेट करते जाते हैं, लेट्स से n इज इक्वल टू 4, तो देन ग्रेजुअली वी विल गेट E4 विच इज़ नेगेटिव 13.6 अपॉन 4 square, 4 square is 16, we get 0.85, so we get negative 0.85 electron volts. इस तरफ जो हम लिखते हैं for n is equal to 5, we get E5, the fifth possible energy state, that is negative 13.6 upon 5 square. और अगर हम इसको करें सॉल्व तो 5 square is 25, that is minus 0.54, नेगेटिव 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरफ जो अगर हम करें तो 4n इज इक्वल टू 6, वी कैन गेट सिक्स्थ एनर्जी स्टेट विच इज़ नेगेटिव 13.6 अपॉन 6 स्क्वायर, दैट इज़ माइनस 0.38, नेगेटिव 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरफ जो करते जाएं एंड देन वी से फॉर n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो आई राइट व्हेन n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, so n goes negative 13.6 over infinite, so that goes to 0. ठीक है बच्चों, तो it means कि for hydrogen atom we can have different energy states of hydrogen atom, और उसमें वो जो एनर्जी है that will vary from negative 13.6 and that will start from negative 13.6 and will go up to 0. तो हाइड्रोजन एटम में ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करेगा, तो इसमें जो आपने याद रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करेगा, ये न्यूक्लियस है, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट करेगा तो इस एनर्जी स्टेट में ऑर्बिट करेगा। इस एनर्जी स्टेट में इसकी वैल्यू नेगेटिव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ये उस एनर्जी स्टेट में ऑर्बिट करेगा। उसके बाद अगर ये अपनी एनर्जी स्टेट चेंज करता है तो इसकी जो नेक्स्ट एनर्जी वैल्यू होगी, दैट वैल्यू विल बी नेगेटिव 3.4। तो इस एनर्जी स्टेट में ये जा सकता है इलेक्ट्रॉन, पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी स्टेट से निकल के इस एनर्जी स्टेट में चला जाए। उसके बाद पॉसिबल है बच्चों कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस एनर्जी स्टेट से निकल कर नेगेटिव 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी स्टेट में चला जाए, और यहाँ से बच्चों फर्दर इलेक्ट्रॉन इन पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स में जा सकता है अनटिल के उसकी एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो हो जाए। तो याद रखें जो कि अगर किसी हाइड्रोजन एटम को के फर्स्ट ऑर्बिट में अगर आप ये सोच रहे हैं कि उसका सिर्फ एक ही ऑर्बिट है तो वो किस तरह से डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स ऑक्यूपाई करेगा, तो ये भी याद रखें कि अगर हाइड्रोजन एटम में कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी स्टेट में, अगर इस एटम को हम प्लस यानी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देते हैं तो फिर ये जो एटम है ये आयोनाइज हो जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से रिमूव होगा। लेकिन अगर बच्चों हम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी नहीं देते और इससे कम एनर्जी अगर इसमें हम ऐड करते हैं तो पॉसिबल है कि उस एनर्जी पर वो इलेक्ट्रॉन 13.6 से 3.4 में चला जाए, 3.4 से 1.51 में चला जाए, फिर 0.85। अगर आप एकदम से उसको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे देंगे तो फिर वो आयोनाइज होगा। अगर 13.6 से कम एनर्जी देते हैं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5, 6, 4, 3 मतलब कम एनर्जी देते हैं 13.6 से, तो फिर पॉसिबल है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है उस एनर्जी के ऐड होने से इसमें फिर वो किसी और एनर्जी स्टेट में चला जाए। फॉर एग्जांपल 13.6 से नेगेटिव 13.6 से नेगेटिव 3.4, नेगेटिव 3.4 में आपने उसमें एनर्जी ऐड की तो दैट गोज़ टू नेगेटिव 1.51, और वो जो एनर्जी आपने ऐड की है वो दोनों के डिफरेंस के इक्वल होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव 13.6 से नेगेटिव 3.4 में चला जाए तो इसके जो डिफरेंस है उसके इक्वल अगर एनर्जी आपने ऐड की है तो उस एनर्जी की वजह से ये नेगेटिव 13.6 से नेगेटिव 3.4 में चला जाएगा। और अगर जो आप नेगेटिव 3.4 से नेगेटिव 1.51 में ये ले जाना चाहते हैं तो जा सकता है ये एटम या इलेक्ट्रॉन। तो उसके लिए इनके डिफरेंस के इक्वल अगर एनर्जी हमने हाइड्रोजन एटम को दी है तो उस एनर्जी की वजह से ये नेगेटिव 3.4 से नेगेटिव 1.51 में चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन एटम जो है दैट कैन स्टिल ऑक्यूपाई डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स, और वो जो एनर्जी होगी दैट विल डिपेंड ऑन मतलब जो उसकी स्टेट होगी एनर्जी स्टेट दैट विल डिपेंड्स के कितने एनर्जी जो है हमने उसमें ऐड की है। ठीक है, जितना एनर्जी डिफरेंस होगा दो स्टेट्स का उतनी ही एनर्जी अगर हम ऐड करेंगे तो कोई एटम जो है वो किसी हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके।
तो इस तरह से डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स जो हैं हाइड्रोजन एटम की हो सकती हैं। तो इसमें जो ये है मतलब आई होप कि आपको ये जो आइडिया है वो आप इसको समझ गए हैं कि इस फर्स्ट ऑर्बिट में -13.6 से -3.4 में जाना है। तो इसका मतलब है कि आप इसको डिफरेंस के इक्वल एनर्जी दे दें, तो दोनों का जो डिफरेंस है 13.6 -3.4 दैट इज़ 10.2। लेट्स से आप लिख देता हूँ मैं 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अगर हम देते हैं तो हाइड्रोजन एटम इस एनर्जी स्टेट से इस एनर्जी स्टेट में चला जाएगा विच इज़ -3.4। तो -13.6 से इस -3.4 स्टेट में जाने के लिए प्लस करना पड़ेगी हमें 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। और इस तरफ जो अगर -3.4 जो है हम चाहते हैं कि इस एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन इस हायर एनर्जी स्टेट में चला जाए विच इज़ -1.51। तो इस -1.51 स्टेट में जाने के लिए इनके डिफरेंस के इक्वल हमें एनर्जी देनी पड़ेगी विच इज़ 3.4 एंड -1.51। तो दोनों का डिफरेंस अगर हम लेंगे तो दैट इज़ 2.89। सो अगर हम इस सिस्टम में 2.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ऐड करें जबकि कोई एटम इस एनर्जी स्टेट में है, तो -3.4 में अगर हम 2.89 एनर्जी ऐड कर दें, इसको दे दें एटम को, तो दैट विल जंप फ्रॉम -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इस तरह इसकी डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हो सकती हैं और डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी हम इसमें ऐड करते हैं, उससे डिफरेंट पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स बन सकती हैं। याद रखें कि हाइड्रोजन की -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में बेशुमार डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हो सकती हैं जो हम इस एक्सप्रेशन से फाइंड कर सकते हैं। तो कोई भी एनर्जी स्टेट फाइंड करने के लिए हम वहाँ पे n जो है इसको यूज़ कर सकते हैं और n से एनर्जी स्टेट, थर्ड एनर्जी स्टेट, फोर्थ एनर्जी स्टेट, फिफ्थ एनर्जी स्टेट, इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे मैंने आपके सामने किया है। और जो इसके बाद जो लास्ट पे इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जैसे E1 है, तो E1 जो है दैट इज़ इक्वल्स टू E0। इस तरह बच्चों अगर E2 हमने फाइंड करना हो तो दैट विल बी इक्वल्स टू -E0/4। इस तरह अगर बच्चों हमने इसको E3 लिखना हो तो दैट इज़ E0/9। और इस तरह जो अगर हमने ये 4 लिखना हो तो दैट इज़ E0/16। तो ये हमारे पास पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स हैं E0, -E0, and then we have -E0/4, then we have -E0/9, then we have -E0/16। तो इस तरह से भी इस एक्सप्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं, हमसे पूछा जा सकता है तो ऐसे भी ये लिखा जा सकता है। और लास्ट पे जो ये जो नेगेटिव साइन है दैट मीन्स कि दिस इलेक्ट्रॉन इज बाउंड विद द न्यूक्लियस, दिस न्यूक्लियस इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, सो दिस इलेक्ट्रॉन इज बाउंड विद द न्यूक्लियस। द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी इज डिक्रीजिंग, राइट। जिस तरह लास्ट शेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में तो दैट नीड्स लिटिल एनर्जी टू रिमूव फ्रॉम द लास्ट शेल, बट अगर हमने उसको फर्स्ट शेल से रिमूव करना है देन वी हैव टू ऐड मोर एनर्जी यानी 13.6। तो अगर कोई फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करना है तो वी नीड 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। अगर कोई सेकंड ऑर्बिट में है इस एनर्जी स्टेट में है इसको रिमूव करना है तो वी हैव टू ऐड +3.4 एनर्जी, आयोनाइज हो जाएगा। और अगर कोई इस एनर्जी स्टेट में है विच इज़ -1.51 तो हमें +1.51 करेंगे तो वो आयोनाइज हो जाएगा। और अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो वी हैव टू ऐड 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जिससे वो आयोनाइज हो जाएगा। तो दीज आर डिफरेंट पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका लॉन्ग क्वेश्चन, क्वांटाइज्ड एनर्जीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये सारा एक्सप्रेशन सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए यूज़ होगा, अगर किसी और एटम के लिए हमने यूज़ करना है तो फिर इसको किसी और तरह से थोड़ा चेंज करके ड्राइव करना पड़ेगा। ऑलराइट बच्चों, आई होप आप इस क्वेश्चन को बेहतर अच्छा अंडरस्टैंड कर गए हैं और आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। स्टिल अगर कोई कन्फ्यूजन या कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग बच्चों इस कमेंट्स में लिख दें या मुझे डायरेक्ट SMS कर दें, तो उसको फिर देखेंगे क्वेश्चन क्या है और उसके मुताबिक आपको आंसर दे देंगे। ठीक है बच्चों, तो तैयारी करते रहें अच्छी सी। ये था लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 20। अब आपसे मिलते हैं चैप्टर नंबर 20 लेक्चर नंबर 6 में। ऑलराइट बच्चों, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अच्छा सा पढ़ते रहें। टेक केयर, बाय बाय।